हेलो दोस्तों, वी एंड बी टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। 1000 क्वेश्चन की सीरीज के अंदर अपने 420 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लिए हैं। आज 420 से आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे। एंड पीछे जो क्वेश्चन करवा चुका हूँ उनमें कोई डाउट हो तो आप बताएं। केवीएल केसीएल पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उनमें कोई डाउट हो तो मेरे को बताएं। एंड न्यूमेरिकल आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। थोड़ा डिले रह सकता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, कोई बात नहीं, लेकिन सॉल्यूशन आपको बड़े तरह समझ में आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं रहने वाला। ओके, तो आज 421 से स्टार्टिंग करते हैं। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। ओके, अब देखते हैं मैच मैच ऑफ द फ्लोइंग पावर मोस्फेट सिंबल्स दिए हुए हैं एंड इट्स ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ लिस्ट वन सिंबल और दिए हुए हैं। ओके, ये सबसे पहले मोस्फेट बताओ कौन सा है भाई अपने पास, अनहेंसर टाइप है या डिप्लीशन टाइप है? ये दोनों सेम टाइप के आगे, पी और एन का फर्क है इनके अंदर, और ये आगे अलग थोड़े, इनमें डिफरेंस बताओ आप अलग अलग में। देखो, ये गेट आ गया, ये ड्रेन और ये सोर्स। इसे एक नल की भांति अपने समझ सकते हैं। गेट अपने जो नल के द्वारा जिसके द्वारा पानी चालू या बंद करते हैं वो मान लेते हैं। और ड्रेन और सोर्सेज, सोर्स जो होता है पानी की टंकी मान सकते हैं, ड्रेन जहाँ से विसर्जित हो रहा है पानी, पानी बाहर निकल रहा है या यूज कर रहे हैं जहाँ से पानी को अपने, ओके, उसे अपने ड्रेन मानेंगे। इस प्रकार रहता है। और यहाँ से ये सिंबल रहता है अंदर जाएगा, यह जाएगा बाहर, अंदर होगा तो एन टाइप का रहेगा, तीर का निशान बाहर की ओर है तो पी टाइप का रहेगा। एंड डायोड जो अपने पास मोस्फेट रहता है, इंटरनल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषता रखता है। इस प्रकार डायोड लगाते हैं यहाँ पर, कंप्लीटली अपने पास ये बनता है। और ये अपने पास जो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो अपने पास मोस्फेट दिया है, मेटल ऑक्साइड, फुल फॉर्म लिखो साथ में आप, फुल फॉर्म है इसके अंदर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट अपने पास मॉसफेट भी रहते हैं। तो ये स्टार्टिंग में जो दोनों है ये डिप्लीशन प्रकार के हैं, अनहेंस्ड प्रकार के ये दो है मॉसफेट अपने पास, अनहेंस्ड और डिप्लीशन प्रकार के मॉसफेट रहते हैं अपने। सिंबल के अंदर आप इनमें डिफरेंस देखो तो ये देखो, गेट टर्मिनल्स के लिए अलग, गेट टर्मिनल के लिए तो अलग सब में ही है, लेकिन सोर्स और ड्रेन के लिए अलग है, जहां से अपने पहचान कर रहे हैं कि ये एन टाइप है या पी टाइप, वहां पर देखें तो वो भी अलग अलग ये पार्ट्स के अंदर दिखाया गया है, तो वो अनहेंसर टाइप है। ओके, इसके अंदर क्या, गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ने के साथ ड्रेन करंट का मान बढ़ेगा, तो ये अपने इसका है सिंबल एन टाइप डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का है कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है डिप्लीशन टाइप पी मॉसफेट का प्रकार है। ये अनहेंसर्ड पी ये अनहेंसर्ड पी टाइप मॉसफेट है। ये अनहेंसर्ड एन पी टाइप मॉसफेट है, ये है अपने पास डी नंबर का, और ये अपने पास है एन नंबर का। ये पूरे कंप्लीट सही तरीके से बता देता हूँ आपको। ये पी टाइप का नहीं, तीर का निशान अंदर जा रहा है तो एन टाइप है। ये एन टाइप डिप्लीशन प्रकार का मॉसफेट है। इसके अंदर ये तीर का निशान बाहर है, तो ये पी टाइप डिप्लीशन मॉसफेट है। इसके अंदर तीर एरो का निशान अंदर है, तो ये एन टाइप अनहेंस्ड मॉसफेट है। और तीर का निशान यहाँ पर बाहर शो कर रहा है, तो ये पी टाइप अनहेंस्ड मॉसफेट है। ओके, और इनके ये जो कर्व दिखा रखे हैं ये है सेम टू सेम, ए बी सी डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी रहेगा अपने इसके अंदर। आप तो नॉर्मली कर्व याद रख लो इनके, वोल्टेज गेट और सोर्स से और ड्रेन जो करंट फ्लो हो रहा है उससे संबंधित। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 422।
धारिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इनमें बताओ, धारिता को अचानक वोल्टेज वोल्टेज अचानक नहीं बदल सकता। क्या नहीं बदल सकता है या बदल सकता है? सेकंड नंबर स्टेटमेंट है कि एक धारिता के माध्यम से धारा अचानक नहीं बदल सकती है। सही उत्तर क्या है? तो ये चीज आप मेरे को बताओ। इसके लिए लिखते हैं कैपेसिटर के लिए I इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी। जो कैपेसिटर होता है ये वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है, वोल्टेज अचानक से वेरी नहीं कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट अपने पास राइट हो जाएगा। एंड अपने पास वोल्टेज इज इक्वल टू रहता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के अंदर से अचानक करंट वेरी नहीं कर सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल रॉन्ग है कैपेसिटर के संबंध में। तो अपने स्टेटमेंट हो जाएगा कथन फर्स्ट सत्य है और सेकंड कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज वेरी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 423 नंबर, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य बताइए। ओवेन सेतु को चर मानक संधारित्र की आवश्यकता होती है। ओवेन जो ब्रिज रहता है, ओवेन के अंदर देखो आप, अपने पास एंडरसन ब्रिज रहता है, एंडरसन ब्रिज होता है, मैक्सवेल ब्रिज रहता है, हे ब्रिज रहता है और ओवेन ब्रिज रहता है। ये जो क्यू का जो मापन करते हैं, एंडरसन ब्रिज क्यू का मापन 1 से कम होगा तो करेगा। मैक्सवेल ब्रिज क्यू का मापन 1 से ज्यादा और 10 से कम होने पर करेगा। ओके। हे ब्रिज जो है क्यू का मान 10 से ज्यादा होगा तो मेजरमेंट करेगा, मेजरमेंट में यूज किया जाता है। और ओवेन ब्रिज ऑल ऑफ अबव के अंदर यूज किया जाता है। इसमें चर मानक संधारित्र की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। डाई इलेक्ट्रिक नुकसान माप के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। तो कथन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपने इसके अंदर। ओवेन ब्रिज जो होता है वेरिएबल मानक संधारित्र की रिक्वायरमेंट रहती है, डाई इलेक्ट्रिक नुकसान को मापते हैं या साथ में अपने कहें पावर फैक्टर को मेजरमेंट के लिए शेयरिंग ब्रिज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 424, 2 केवीए का ट्रांसफार्मर है अपने पास, 200 वोल्टेज प्राइमरी है एंड 100 वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज है। 400 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर उपयोग किया जाता है। 400 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर है, 100 हर्ट्ज पर 50 हर्ट्ज पर उपयोग किया जाता है। यदि अभिवाहक घनत्व नियत रखा जाता है, अब देखो अभिवाहक घनत्व क्या है, V बाई एफ का रेशो रहता है, ये अपने पास कांस्टेंट है। तो इसके अंदर जो हिस्टैरिसीस लॉस रहेंगे, एडी करंट जो लॉस रहेंगे, ये फ्रीक्वेंसी की समानुपाती है। जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा और एडी करंट फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती है। V बाई एफ कॉन्स्टेंट है तो अपने पास फ्लक्स भी कॉन्स्टेंट कंडीशन में रहेगा। जब V बाई एफ की बात करें, ये वेरिएबल है, तो इसमें हिस्टैरिसीस जो लॉस रहता है ये वोल्टेज की पावर 1.6 अपॉन में फ्रीक्वेंसी की पावर 0.6 रहता है, समानुपाती होता है इसके। एंड एडी करंट जो लॉस रहेगा ये वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। जब V बाई एफ नॉन कांस्टेंट होगा तो इस कंडीशन में फ्लक्स भी अपने पास वेरिएबल रहता है, कम या ज्यादा हो सकता है, रेशो के हिसाब से V बाई एफ का रेशो रहता है। अब ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी चेंज होने से उसकी केवीए रेटिंग भी चेंज होती है, याद रखना आप। ओके, चलो इसके बारे में ये आप वीडियो पॉज करके लिखना। आगे देखते हैं इसके अंदर। अब 2 केवीए का ट्रांसफार्मर है, अपने को केवीए ये फर्स्ट केवीए मानते हैं, ये केवीए सेकंड लिखें इसको, इज इक्वल टू यहाँ पर 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पर है 50 हर्ट्ज। तो इसके लिए मल्टीप्लाई क्या रहेगा, 100 अपॉन में 400, तो 0.25, 5 दूनी 10, 100 हो जाएंगे, यहाँ पर 400, 0.25। तो यहाँ पर ये 250
वोल्ट एम्पियर का ट्रांसफार्मर के रूप में वर्क करेगा। एक अपने को फ्रिक्वेंसी के मान में कमी होने से ये डिसएडवांटेज मिला। दूसरा देखो, ट्रांसफार्मर का जो साइज की बात करते हैं, अब फ्रिक्वेंसी चेंज होने से ट्रांसफार्मर के अंदर अगर 25 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी अपने रखते हैं, नॉर्मली स्टैंडर्ड आंकड़ा है ये, और 50 हर्ट्ज रखें तो 25 हर्ट्ज के लिए कोर का साइज रहता है, जो पटल रहती है 0.5 mm की रहेगी, एंड 50 हर्ट्ज का होगा तो 0.35 mm रहेगी। एंड इससे अपने को क्या डिसाइड हो रहा है कि ट्रांसफार्मर के 400 हर्ट्ज में यूज कर रहे हैं तो पटलन का साइज कम है। सेम 2 केवी रेटिंग के लिए 50 हर्ट्ज का ट्रांसफार्मर होगा तो साइज ज्यादा होगा उसका, पटलन का साइज ज्यादा तो ट्रांसफार्मर का भी साइज ज्यादा होगा। ओके। एंड यूरोपियन कंट्री में अपने बात करते हैं तो वहां पर 110 वोल्टेज एंड 60 हर्ट्ज को यूज में लिया जाता है, तो फ्रिक्वेंसी का मान बढ़ने से वोल्टेज के मान में भी डिक्रीमेंट देखने को मिला है अपने को। ओके। अब इस क्वेश्चन के बारे में सोल्यूशन करते हैं कि ये पूछ रहा है कम आवृत्ति पर प्रेरणामीटर की वोल्टेज रेटिंग क्या रहेगी, और किस साइड पूछ रहा है ये अपने को पता नहीं है, तो सेकेंडरी साइड ही पूछेगा साइड तक। सेकेंडरी साइड की देखें, सेकेंडरी साइड में 100 वोल्टेज है 400 हर्ट्ज के लिए। ओके। एंड यहाँ पर फ्रिक्वेंसी का मान कितना कम होगा, 8 गुना कम होगा, तो 100 अपन में 8 कर देंगे। तो प्राइमरी साइड का तो सेकेंडरी का सेट नहीं एडजस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। 200 वोल्टेज के लिए 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, अपने को सेकेंडरी का कहता ना तो मानते हैं, तो ये नॉर्मल कह रहा है कम आवृत्ति पर प्रेरणामीटर की वोल्टेज रेटिंग क्या होती है, तो वोल्टेज रेटिंग प्राइमरी साइड की देखेंगे। 200 हर्ट्ज के लिए 200 वोल्टेज के लिए 400 हर्ट्ज है। अगर अपने पास 200 वोल्टेज अपने पास क्या होगी, x1 मान लेते हैं कि अपने पास फ्रिक्वेंसी हो 50 हर्ट्ज, तो इसको करते हैं तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगी और 5 ये दोनों हो जाएंगे 100। 100 अपॉन में 4 करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा 25 वोल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए रह जाएगा। फ्रिक्वेंसी का मान कम होने से ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेटिंग भी कम हो रही है, तो ये चीज़ आप नोटिस करना। आपको ट्रांसफार्मर के केवी रेटिंग भी आपने देखी है, ट्रांसफार्मर का साइज भी देख लिया है। ओके। एंड वोल्टेज रेटिंग भी कम हो रही है फ्रिक्वेंसी के मान में कमी आने पर। क्वेश्चन नंबर उस जो क्वेश्चन आपने निकाला है उस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक थी इसलिए हटा दिया मैंने। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आप देखो बढ़िया से, क्वेश्चन आने वाला भी है ये। मेगर क्या करता है, मेगर अपने पास अवरोधन प्रतिरोध का मापन करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, तो मेगर के लिए ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर रहेगा 3। एक नंबर ऑप्शन देखते ही अपने पास क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर नंबर डी है अपना। वर्ण विश्लेषण जो रहता है ये हार्मोनिक्स का मेजरमेंट करता है, हार्मोनिक्स का मापन करता है। शेयरिंग ब्रिज का क्वेश्चन अपने जस्ट कर लिया है, डाई इलेक्ट्रिक का अक्षय कोण को मेजरमेंट करता है। एंड अंकीय कोण जो अंकीय गणितज्ञ कोण जो रहते हैं आवृत्ति को मेजरमेंट करता है। वेन ब्रिज जो रहता है ये भी अपने पास फ्रिक्वेंसी को मेजरमेंट करता है, फ्रिक्वेंसी ज्ञात करने के लिए। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर पावर मेजरमेंट के लिए कौन से वाटमीटर या वाटमीटर का यूज किया जाता है, तो वो कैलोरीमीटर रहते हैं। ऊर्जा को मापन के लिए कैलोरीमीटर या बोलोमीटर नाम के मीटर रहते हैं अपने पास, बोलोमीटर इनके बारे में कभी देखेंगे। तो ये मीटर रहते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पर शक्ति ऊर्जा मापन के लिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 427, निम्नलिखित में से कौन सा बीजीटी में अर्ली इफेक्ट दर्शाता है। अर्ली इफेक्ट क्या होता है ये आपने नाम ही नहीं सुना होगा था। बीजीटी बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, बाई पोलर है ये। ओके। और इसका डायरेक्टली अपने सिंबल बनाएं, अमीटर बेस कलेक्टर है, ये तीर का निशान अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर धारा हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, तो ये पी मटेरियल मानेंगे, इसको एन मानेंगे और इसको वापस पी मानेंगे, तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तीर का निशान बाहर की ओर था, अमीटर टर्मिनल की ओर जाता हुआ शो करता, तो अपने कह देते इसको एनपीएन ट्रांजिस्टर, यानी कि बेस से करंट होता अमीटर की ओर फॉरवर्ड बाइस में रखते तो।
अब अपने ट्रांजिस्टर माना बीजेटी, ये अपने पास पी है, ये एन लेयर है, और ये पी लेयर है, बाहर वाली दोनों पी होगी और बीच वाली एन लेयर होगी। ओके, अमीटर टर्मिनल्स, बेस और कलेक्टर, यहाँ पर एक नॉर्मल छोटा सा रेजिस्टेंस लगाएंगे और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया अपने, एनर्जी सोर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो अमीटर और बेस टर्मिनल्स जो रहते हैं ये होते हैं फॉरवर्ड वाइज में, और बेस और जो कलेक्टर टर्मिनल्स होता है इसको नेगेटिव के साथ कन्वर्ट करना है, जोड़ना है, तो इस प्रकार लगाएंगे। तो अमीटर बेस टर्मिनल्स फॉरवर्ड बाइस में अपने पास, बेस और कलेक्टर आ गया रिवर्स बाइस के अंदर। ओके, ये है रिवर्स बाइस में। तो इसके अंदर क्या, रिवर्स बाइस में जैसे ही वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो बेस का जो विड्थ होती है ये घटती जाती है, बेस का मान कम होते जाता है। इस इफेक्ट को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। धीरे धीरे अंतिम स्थिति में ये वोल्टेज का मान हद से ज्यादा बढ़ जाए तो रिवर्स बायस में मेजॉरिटी कैरियर की बजाय माइनॉरिटी कैरियर्स जो होते हैं गति करते हैं। माइनॉरिटी कैरियर्स वोल्टेज बढ़ने के साथ में गति बढ़ेगी, एंड जो अपने पास डिप्लीशन लेयर होती है इसकी भी मोटाई बढ़ती जाती है वोल्टेज बढ़ने पर, एंड धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि माइनॉरिटी कैरियर्स की गति इतनी बढ़ जाती है कि ये जंक्शन लेयर को पार करके धारा को कंडक्शन कर देते हैं। अब धारा को कंडक्शन करे उससे पूर्व अपने देखें तो इसके अंदर बेस की जो वैल्यू है वो कम होती जा रही है। इस इफेक्ट को कहते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट को ही बेस नैरोइंग कहते हैं। बेस का मॉड्यूलेशन होता है, बेस विड्थ मॉड्यूलेशन भी कह सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 427 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। इसमें साथ में कनेक्शन और देखो आप, अमीटर बेस और बेस कलेक्टर के बारे में। ओके, अमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस है, ये बी रिवर्स बाइस है बेस कलेक्टर। अमीटर बेस फॉरवर्ड बाइस, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बाइस, अमीटर बेस रिवर्स बाइस, बेस कलेक्टर रिवर्स बाइस, अमीटर बेस रिवर्स बाइस, बेस कलेक्टर फॉरवर्ड बाइस। तो इसके अंदर क्या रहे देखने को मिलेगा अपने को, कौन से कनेक्शन होंगे। फॉरवर्ड रिवर्स रहेगा तो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा, फॉरवर्ड रिवर्स होगा तो ये एक्टिव होगा, एक्टिव मोड में करेगा। फॉरवर्ड फॉरवर्ड है तो सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, एक ऑन स्विच की भांति वर्क करेगा। और एक्टिव रीजन में वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति वर्क करता है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप नोट करते रहना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको चीज। फॉरवर्ड 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 और रिवर्स बाइस है तो इसमें एक्टिव रीजन में होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस की भांति वर्क करता है। रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस की नॉर्मली बात करें तो ये सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। सेचुरेशन रीजन में एक ऑन स्विच की भांति कार्य करता है जिससे इक्विपमेंट वर्क करे। रिवर्स बाइस है तो ये कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, एक ऑफ स्विच की भांति वर्क करता है। रिवर्स और फॉरवर्ड वाइज की बात करें तो इस रीजन में ये कट होता है इन्वर्टेड मोड में। ओके, तो ये चीज आप नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 428 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन परिपथ वोल्टेज सोर्स वोल्टेज से स्वतंत्र है। क्या धारा बताओ आप वोल्टेज से स्वतंत्र है क्या। धारा इज इक्वल टू वी अपॉन में आर लिखेंगे, क्या स्वतंत्र है। बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। धारा जो होती है वोल्टेज से स्वतंत्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो अपने पास स्वतंत्र, वो परिपथ वोल्टेज से स्वतंत्र है तो धारा तो स्वतंत्र नहीं है, गलत हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। बैंडविड्थ की बात करें, बैंडविड्थ अपने लिख सकते हैं रेजोनेट फ्रिक्वेंसी अपॉन में क्वालिटी फैक्टर के द्वारा। आर अपॉन में एल लिखेंगे तो रेडियन पर सेकंड में होगी यूनिट। आर अपॉन में 2 पाई एल रहेगा तो ये हर्ट्ज में हो जाएगी अपने पास। तो ये तो बिल्कुल स्वतंत्र है, तो बी नंबर ऑप्शन अपने पास सही है। ओके, हटा रहा हूं हाथों हाथ, आप वीडियो को पॉज कर करके लिखते रहना। गुणवत्ता कारक क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन में बैंडविड्थ लिखेंगे।
या 1 में cos फाई लिखेंगे। cos फाई होता है r/z रहेगा, तो z/r भी लिख सकते हैं। ओमेगा l डिवाइडेड बाई r लिखेंगे, 1 में ओमेगा r c लिखेंगे। तो ये भी बिल्कुल स्वतंत्र है वोल्टेज से, तो ऑप्शन नंबर सी भी अपने पास क्वेश्चन के हिसाब से सही है स्टेटमेंट। अनुनादी आवृत्ति की बात करें तो सीरीज के अंदर सर्किट में बात करें तो इम्पीडेंस जो तय रहता है रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। कई बार करवा चुका हूँ मैं, जो करेक्टरिस्टिक्स होती है कर्व बनाता हूँ, तो अब डायरेक्टली आपको बताऊंगा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट रहता है, उसमें इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के इक्वल होगा, तो मिनिमम होगा मिनिमम, तो धारा मैक्सिमम, इम्पीडेंस मिनिमम, तो एडमिटेंस मैक्सिमम होगा। वी एल और वी सी के मध्य 180 डिग्री का फेज एंगल देखने को मिलेगा। ओके, वोल्टेज रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वोल्टेज रेजोनेंस या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन सर्किट क्यों कहते हैं? क्योंकि कुल वोल्टेज काफ़ी निम्न होने पर भी कंपोनेंट्स के अंदर उच्च वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण इसको कहते हैं। थोड़ा सा लिख देता हूँ उसके बारे में, वोल्टेज के बारे में। V इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से वोल्टेज ज्ञात कर सकते हैं अपने। और पैरेलल रेजोनेंस की बात करें तो इम्पीडेंस जो रहता है, ज्ञात्मक इम्पीडेंस की बात करें तो L/C/R रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है तो धारा की वैल्यू मिनिमम होगी। इम्पीडेंस मैक्सिमम तो एडमिटेंस मिनिमम देखने को मिलेगा। पैरेलल सर्किट है तो हर एक कंपोनेंट के ऊपर इक्वल वोल्टेज ड्रॉप रहेगा, और धारा का मान IL और IC के मध्य 180 डिग्री तक का आइडियल कंडीशन में फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, आप नोट करना जरूर, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर बन रहा है ए नंबर, 2 और 3 और 4 नंबर जो है ये बिल्कुल वोल्टेज से स्वतंत्र है, वोल्टेज से कोई लेना देना नहीं है इनको। क्वेश्चन की बात करें 429, 1.1 केवी के स्थापन के लिए खोदी जाने वाली केबल ट्रेच की न्यूनतम गहराई मीटर में कितनी होनी चाहिए? तो 1.1 केवी के लिए लिखो आप, 11 केवी के लिए लिखो, किसी भी वोल्टेज के बारे में आ सकता है, 33 केवी के बारे में लिखो, तो इसके लिए रहेगा 0.75 मीटर अपने पास केबल की ट्रेच गहराई होनी चाहिए। 11 केवी के लिए 0.90 मीटर रहता है केबल की ट्रेच गहराई, एंड 33 केवी के लिए 1.05 मीटर्स अपने पास केबल की ट्रेच गहराई रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू वेरी करेक्ट, कोई डाउट नहीं होगा। अंडरग्राउंड केबल निर्माण करते हैं उसमें अपने पास लेयर रहती है, कंडक्टर कोर होती है, इंसुलेशन होती है, मेटालिक शीट होती है, बेटिंग होती है, आर्मरिंग होती है, सर्विंग होती है। ओके, आपको शायद आ रहा होगा, इसीलिए मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ, आपका साथ में रिवाइज हो जाएगा। केबल जो कोर रहती है ये कंडक्शन करंट फ्लो करवाती है, पावर फ्लो करती है। क्रॉस सेक्शन जो एरिया रहता है वो करंट डेंसिटी के आधार पर डिपेंड करता है। ओके, इंसुलेशन लेयर की बात करें तो पीवीसी या VIR या इम्प्रिंटेड पेपर ज्यादातर यूज में लिया जाता है। इम्प्रिंटेड पेपर तेल में भिगा हुआ पेपर होता है, तो हाई टेंशन की जो केबल रहती है लगभग इसी तक यूज की जाती है, और 132 केवी तक अपने अंडरग्राउंड केबल को यूज कर सकते हैं अगर ऑप्शन आए क्वेश्चन में तो। नहीं 66 केवी करेंगे, 132 केवी तक की भी केबलें मिलती है अपने को अंडरग्राउंड के लिए, ऑयल फील्ड केबल होती है जो कि। मेटल एक शीट की बात करें तो लेड या एल्यूमिनियम की करते हैं, जो कि मॉइस्चराइजेशन से प्रोटेक्शन करती है केबल को। बेडिंग जो रहती है ये सन टेप, सिकट टेप, हेसन टेप की बनी होती है, जो कि आर्मरिंग ये मेटालिक शीट की प्रोटेक्शन करती है। अब बात करें आर्मरिंग, आर्मरिंग जीए या स्टील की हो सकती है। जीए या स्टील के अंदर मैंने आपको कुछ कोड बताए थे, शॉर्ट्स वीडियो के अंदर आप नोट करना, उसके अंदर बताया मैंने। स्टील राउंडेड रहेगा सीधा, स्टील राउंडेड होगा तो उसके लिए कोड रहेगा डब्ल्यू। ड्यूल स्टील राउंडेड रहेगा तो कोड होगा WW। स्टील स्ट्रिपिंग होगी, सिंगल स्टील स्ट्रिपिंग होगी तो कोड रहेगा F। ड्यूल स्टील स्ट्रिपिंग होगी तो कोड रहेगा WF। ओके, ये चीज आप नोट करना जस्ट।
तो आर्मरिंग जो रहती है ये केबल को मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करवाने के लिए रहती है। और सबसे लास्ट ऊपर की लेयर रहती है, आउटर लेयर, ये होती है सर्विंग की, जो कि रेशेदार पदार्थों के द्वारा बनाई जाती है और केबल में आर्मरिंग की प्रोटेक्शन करती है। ओके दोस्तों, सातवीं ये ट्रेच गहराई केबल की याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की बात करते हैं 430। 430 के अंदर जो आपको रेजिस्टेंस के अंदर कलर कोड टेबल लिखवाइए, उसी के आधार पर ये कैपेसिटर के अंदर भी अपने मान ज्ञात करते हैं सेम के द्वारा, जो आपको मैंने लिखवाया था, टेबल बनवाई थी। तो सफेद के लिए कौन सा लेते हैं, तो सबसे पहले लिखो आप ब्लैक, ब्राउन, बेबी रॉय, ऑरेंज, BBROY, येलो, ग्रीन, बीबी रॉय, 1 मिनट पूरी टेबल ही बताऊंगा आपको अभी मैं, BBGB, ब्लू, बीबी रॉय, GBV, वॉयलेट बैंगनी कलर, बीबी रॉय, GBVG, ग्रे और वाइट। एक दो कलर और बच रहे हैं अपने पास, छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा। और उसके बाद में आएगा गोल्ड, गोल्ड के बाद में सिल्वर। ओके, नॉर्मली अपने बात करें ब्लैक के लिए, ब्लैक के लिए जो 4 लेयर का रेजिस्टेंस होगा, उसमें स्टार्टिंग के 2 जो लेयर होगी वो अंक को शो करेगी। 5 लेयर का रेजिस्टेंस होगा तो स्टार्टिंग की 3 लेयर अंक को शो करेगी। और लेयर यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, सबके लिए, तीनों के लिए समान वैल्यू होगी। तो ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, बैंगनी कलर के लिए 7, ग्रे के लिए 8 और व्हाइट के लिए 9 और गोल्ड और सिल्वर और नो बैंड या नो कलर्स जिसको लिखते हैं वो मैंने नहीं लिखा है, उसके लिए अपने लिखते हैं टॉलरेंस लेते हैं उसकी ओनली सिर्फ, और कोई वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब 4 लेयर का जो रेजिस्टेंस होगा अपने पास, तो उसके लिए थर्ड जो लेयर रहेगी वो मल्टीप्लायर होगी, यानी कि गुणांक होगा। एंड 5 लेयर का जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर चौथी लेयर मल्टीप्लायर होगी, जो अब मैं लिख रहा हूँ। ब्लैक के लिए 10 की पावर 0 रहेगी, ब्राउन के लिए 10 की पावर 1, रेड के लिए 10 की पावर 2, ऑरेंज के लिए 10 की पावर 3, येलो के लिए 10 की पावर 4, ग्रीन के लिए 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 10 की पावर 6 और बैंगनी कलर के लिए 10 की पावर 7, ग्रे के लिए 10 की पावर 8, व्हाइट के लिए 10 की पावर 9, गोल्ड के लिए 10 की पावर -1, सिल्वर के लिए 10 की पावर -2। इससे कंप्लीटली कलर कोड टेबल कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसीलिए आप नोट करते रहो जस्ट। अभी देखते हैं वे 4 लेयर का जो रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर चौथी लेयर होगी टॉलरेंस की, और 5 लेयर का रेजिस्टेंस होगा उसके अंदर 5वीं लेयर रहेगी टॉलरेंस, यानी कि निश्चित तापमान के अंदर रहने पर उसके मान में कितना बदलाव हो सकता है। तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस लिखो आप ±5%, सिल्वर के लिए टॉलरेंस ±10%, एंड नो बैंड या नो कलर की बात करें तो टॉलरेंस ±20% रहेगी उसके लिए, याद रखना आप, लिख तो बढ़िया से लेना, ±20%। ओके, ब्लैक के लिए टॉलरेंस रहेगी ±20%, और व्हाइट के लिए भी टॉलरेंस रहेगी ±10%। ओके, ब्राउन के लिए टॉलरेंस ±1% होगी, रेड के लिए टॉलरेंस ±2% होगी रेड के लिए, और ऑरेंज के लिए रहेगी टॉलरेंस ±3% रहेगी। और जो येलो कलर होता है काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जिस रेजिस्टेंस के अंदर चाहे 4 लेयर का हो चाहे वो 5 लेयर का, जिसमें टॉलरेंस की लेयर अगर येलो आ गई तो उस रेजिस्टेंस का मान एक निश्चित तापमान सीमा के अंदर रहने पर उसके वैल्यू में परिवर्तन नहीं होगा, प्लस माइनस टॉलरेंस, इसीलिए 0% लिख रहा हूँ मैं। ग्रीन के लिए टॉलरेंस रहेगी ±0.5, और ग्रीन के बाद में ब्लू के लिए रहेगी टॉलरेंस, ब्लू के लिए टॉलरेंस रहेगी 0.5 की है, यहाँ पर 0.25 रहेगा।
और बैंगनी कलर के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 0.1% होगी और ग्रे कलर के लिए टॉलरेंस प्लस माइनस 0.05% तक। ये आपके पास वैल्यू है। वीडियो पॉज करके लिखना बढ़िया से, जैसे मैं बता रहा हूँ, पूरी कलर कोड लेयर बनाना। आप करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर है अपने पास, पहली लेयर है व्हाइट की, तो 9 आएगा, तो 9 के द्वारा क्वेश्चन का आंसर मिल गया अपने को। रेड कलर के लिए रहेगा BBROY, 5 नंबर तो आएगा 4, 1 मिनट, BBR में से रेड, तो ये आएगा 3 नंबर पर आएगा, 2 आएगा क्योंकि 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं अपनी। उसके बाद में ग्रीन कलर BBROYG, 6 पर यानी कि 5 लिखेंगे। और भूरा कलर, तो मल्टीप्लायर भूरे के लिए रहेगा 10 की पावर 1, और लाल कलर रहेगा तो टॉलरेंस अपने को देखने को मिलेगी प्लस माइनस 2%। ओके, तो यहाँ पर ओनली सिर्फ वैल्यू दर्शाई गई है, रेजिस्टेंस की तरह पूरा इसको यूज में नहीं लेते, तो अपने 925 पिको फैराड के अंदर वैल्यू लिखी है। स्टार्टिंग के 3 अंक हैं। चलो, अब रेजिस्टेंस के हिसाब से इसकी वैल्यू तो अपने डिफाइड कर ली है। कल के दिन में देखूंगा मैं आपको डीपली से संधारित्र के बारे में बताऊंगा। और 6 लेयर का है ये माइका संधारित्र। माइका संधारित्र को वैसे पेडर संधारित्र कहते हैं। वायु होगा तो गैंग रहेंगे, लेकिन वायु कैपेसिटर वेरिएबल रहता है। माइका कैपेसिटर स्थिर के अंदर आता है। सिरामिक भी स्थिर के अंदर होता है, छोटा होने पर भी अधिक कैपेसिटेंस रखता है। और अपने पास वायु कैपेसिटर को कहते हैं गैंग कैपेसिटर, और गैंग कैपेसिटर एक वेरिएबल वैल्यू का रहता है। मेगर में कितनी दबाव कुंडली और धारा कुंडली मौजूद है? तो मेगर के अंदर 2 प्रेशर कॉइल रहती है और एक करंट कॉइल रहती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आज के दिन में अपने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं सोल्यूशन। ज़्यादा क्वेश्चन करने कोई मायने नहीं रखता, जितने करवाएं उतने आपको बढ़िया तरह समझ आ जाए, वो बेटर रहता है। एंड इसी तरह आप अपनी मंजिल के करीब होते जाओगे। एंड किसी प्रकार से डाउट हो क्वेश्चन में तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।